आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोर्ट से तेजस्वी को बड़ी राहत। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी को बड़ी राहत मिली है और तेजस्वी की जो जमानत है वो बरकरार रहेगी। कोर्ट ने रद्द नहीं की है तेजस्वी की जमानत और जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कोई आधार नहीं है कि तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द कर दिया जाए। हां, इतना जरूर है कि कोर्ट ने नसीहत दी है तेजस्वी को, यह कहते हुए कि आप जो भी बयान दें सोच समझकर बोलें। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को चुनौती दी थी और सीबीआई ने तेजस्वी पर अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया था। तो तेजस्वी को कोर्ट की सलाह, नसीहत कोर्ट की तरफ से मिली है कि सोच समझकर बोले, जो भी बयान दे। और सीबीआई की क्या दलील थी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता पा रहे हैं। सीबीआई ने क्या क्या कहा और ये आईआरसीटीसी घोटाला क्या है, ये 2006 से जुड़ा हुआ है। साल 2006 में ये घोटाला हुआ था और उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद थे। एक निजी फर्म के साथ आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव का अनुबंध हुआ था और इसी में घोटाले की बात सामने आई थी। सीबीआई के आरोपों को लेकर कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जिसमें तेजस्वी की ओर से वकील ने सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई हैं। तो सीबीआई की तरफ से सबसे पहले वकील ने कहा कि जांच को प्रभावित करने के लिए धमकियां दी गई। ये दलील सीबीआई के वकील की तरफ से थी और उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई को धमकियां दी गई। अधिकारियों को धमकी से डर और चिंता का माहौल व्याप्त है और हम आपको बताएं कि जांच एजेंसियों को धमकाए तो बेल कैंसिल होनी चाहिए। कभी तेजस्वी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, यह सीबीआई की दलील है। सीबीआई की दलील है कि हम नहीं जानते कि टीवी क्या चला रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई को धमकी दी गई, यह सीबीआई का कहना है। अधिकारियों को धमकी से डर लगता है और चिंता का माहौल है। तो सीबीआई की यह दलील थी कि किस तरीके से एक एक पॉइंट के जरिए सीबीआई ने अपनी बातें रखी हैं तेजस्वी के बारे में। तो हम आपको बताएं कि सीबीआई की दलील के बाद जो अब कहा कि लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं, वहां समुद्र तट पर टहलते हुए नजर आए। और सीबीआई के वकील की दलील पर तेजस्वी के वकील ने कहा कि यह धमकी नहीं है और सीबीआई के आरोप गलत हैं। इंटरव्यू का केस से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी के वकील ने यह भी कहा कि धमकाने पर सीबीआई एफआईआर क्यों नहीं करती है। तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि सीबीआई की पिक एंड चूज पॉलिसी है और शर्त है कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और ना ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। तो दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि क्या डिप्टी सीएम रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। तेजस्वी को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे और साथ ही कोर्ट ने कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे, इसका कोई आधार नहीं। कोर्ट ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चेतावनी दी कि आगे जनता से कुछ बोलें तो शब्दों का सही चयन करें। अब आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है आईआरसीटीसी घोटाला। घोटाला देखिए क्या था। 2006 से यह मामला जुड़ा हुआ है। आईआरसीटीसी घोटाला साल 2006 से जुड़ा हुआ है। 2006 में लालू प्रसाद केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और एक निजी फर्म के साथ आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव का एक करार हुआ था, अनुबंध हुआ था। रांची और पुणे में आईआरसीटीसी के 2 होटलों को लीज पर दिया गया। निजी कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को यह लीज पर दिया गया और इस अनुबंध में करार में कई अनियमितताएं सामने आईं। मसलन लीज के बदले पटना के बेली रोड में 3 एकड़ जमीन लालू परिवार को देने पर का आरोप है और पहले जमीन डिलाइट कंपनी को दी गई, फिर जमीन राबड़ी तेजस्वी की मालिकाना हक वाली कंपनी लारा प्रोजेक्ट को बेच दी गई। लारा कंपनी को काफी कम दाम में जमीन बेची गई। डिलाइट कंपनी आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की और इस मामले में 2018 में राबड़ी देवी को जमानत मिली थी। 24 अगस्त 2022 की तारीख थी जब सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की और ये जगह थे पटना, कटिहार, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, जहां सीबीआई ने अपनी दबिश दी, छापा मारा। आरजेडी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं उस ट्वीट की तरफ कि तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है, बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है।
तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बेहद एक्टिव है रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है। उन्होंने आगे लिखा है अपने ट्वीट में कि बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है। इधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। बेहद खुशी का क्षण है क्योंकि सीबीआई ने जो बेल कैंसिलेशन की पिटीशन दायर की थी उसे माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जो लगातार तेजस्वी जी कहते रहे हमारे डिप्टी सीएम कि हमारा न्यायपालिका में बहुत पुख्ता विश्वास है, भरोसा है, और उस भरोसे की तस्दीक हुई है, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने खुशी जताई। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट की नसीहत पर डिप्टी सीएम को गंभीरता दिखानी चाहिए। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। सीबीआई की अर्जी राजनीति से प्रेरित थी, सिर्फ और सिर्फ पक्षपात की राजनीति से प्रेरित, और सीबीआई की दलीलें कोर्ट में टिक नहीं पाई। आज फिर से एक बार ये प्रूव हो गया कि भारत की न्यायिक व्यवस्था किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आती है। तेजस्वी जी तो एकदम खुली चुनौती दे रहे कि भाई हम जानते हैं कि हमको परेशान किया जाएगा, हमारे परिवार को परेशान किया जाएगा। ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने तो इतना कहा कि हम तो ऑफर दे रहे हैं कि ये लोग आके मेरे बंगले में, मेरे घर में आके अपना ऑफिस बना ले, और हम इस सबसे डरने वाले नहीं हैं। जो भी ये मुकदमा करेंगे, जो न्यायालय पर हमारा भरोसा है, हम उस न्यायालय से उसका हम जवाब देंगे और उसको हम फेस करेंगे। न्यायालय का सर जो भी निर्णय है सबको स्वीकारना चाहिए सर, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है और माननीय न्यायालय ने को धमकाने का, उसके निर्णय को नहीं मानना, उसके आदेश को मानना संवैधानिक पद पर बैठे लोग के लिए एक बार विचारणीय विषय है कि माननीय न्यायालय के ऊपर विश्वास रखनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रहनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को दिल्ली सीबीआई कोर्ट से जमानत पर बड़ी राहत मिली है। माननीय कोर्ट ने जमानत बरकरार रखते हुए उनको कुछ हिदायतें दी है, और मैं समझता हूं कि माननीय कोर्ट ने जो हिदायत दी है उन सभी न्यायप्रिय लोगों को कोर्ट के हिदायत का पालन करना चाहिए, और आज के इस फैसले के प्रति हम सभी सम्मान प्रकट करते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी पर मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं। तो जब नीतीश कुमार जी ने रामाधार सिंह का इस्तीफा दिवाकर और कोर्ट में पेशी कराया, तो उन्हें तेजस्वी जी को भी इस्तीफा दिवाकर पेश कराना चाहिए। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। कल बिहार की जनता उनसे सवाल पूछेगी। और बड़ी खबर आ रही है दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें बारासत करीम के बेटे तामिल करीम की मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया है। एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ के 3 पदाधिकारियों को लेकर फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर रही थी। खानकाह मोहल्ले में 2 जगह पर छापेमारी हुई है, जबकि मरगूब दानिश के यहां भी छापेमारी की गई। मुनीर कॉलोनी मरगूब दानिश के यहां से कुछ कागजात मिले हैं, जिसे अपने साथ ले गई, और वहीं बराजित के घर में भी लैपटॉप और मोबाइल जांच के लिए ले गई है। जांच के बाद एनआईए की टीम तलाश रही है उस कनेक्शन को, कि कोई भी कनेक्शन इसके बीच में मिल पाए। फिलहाल उनके मोबाइल और लैपटॉप को दिया गया है, और लगभग 4 घंटों की छापेमारी में एनआईए को मोबाइल और लैपटॉप ही हाथ आ पाए। पुलिस तो नहीं कुछ बोल रही, मतलब एनआईए की जो टीम आई, किसकी टीम आई? थोड़ा नीचे रखिएगा सर। 6 बजे आई है, और उसके बाद जो है बोली है मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, उसी टाइम आई थी, रुकना पड़ा मजबूरन, और आकर के कहा कि हम सर्चिंग करेंगे। ठीक है, सर्चिंग किया, अलमारी उमारी और बॉक्स जो था सब किए हुए, नहीं मिला। उसके बाद जो कागज पत्तर फिर इनमें बनाए, लाहो मोमबत्ती मंती सुन रहा यहाँ पर सब, उसके बाद पैक करके क्या क्या ले गए उसमें, क्या क्या होगा? मोबाइल
और मेरा कंप्यूटर में सिस्टम चलाते हैं हम, अपना ऑफिस का कुछ फोटो शादी ब्याह का रखते हैं, तो उसमें का हार्ड डिस्क निकाला गया। अच्छा, तो क्या था ये गजवाए हिंद करके एक ग्रुप था जिसके पहले मरगूब उर्फ दानिश की गिरफ्तारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इसको ले जा रहे हैं, चेक करेंगे, और ऐसा कोई बात नहीं है तो नहीं है। अगर कुछ बात नहीं है तो ये सामान जो 2 ले जा रहे हैं हम, ये आपको सामान आपको कोर्ट से मिलेगा। तो कुछ बताए होंगे ना कि क्यों यहाँ पर क्यों पहुँचे थे? इसके आगे वो दानिश का नाम ले रहे थे, दानिश की तरफ से हम आए। अच्छा, तो दानिश की गिरफ्तारी हुई थी पहले जुलाई के महीने में। हाँ। तो उससे क्या कनेक्शन यहाँ पे? उससे कोई कनेक्शन तो था नहीं। उन लोग को जो मालूम है उन लोग से बाकी तफ्तीश कर लीजिए। कितनी देर पहले निकली है यहाँ से? नहीं, यहाँ से आधा घंटा पहले निकली है, 40 मिनट हो रहा होगा। अच्छा, ये बताइए तो कहाँ आप काम करते हैं? मतलब आपसे था या बच्चों का मोबाइल? बच्चों का मोबाइल। बच्चों का। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे मेरे कंप्यूटर करने के लिए बाहर है। अच्छा, समझ गए ना। एक बच्चे मेरे छोटे हैं, इंटर में हैं, और एक बच्चे और हैं घर पर रहते हैं। तो किस पढ़ते हैं। किसका मामला था? किस बच्चे को लेकर के उनको ज्यादा? हाँ, कामिल करीम के बारे में। कामिल करीम, उन्हीं का मोबाइल भी ले गए। तो क्या हुआ था उस मोबाइल से? क्या हुआ था? कहीं के लिए जाके हम सर्च करेंगे, देखेंगे। मैंने आपको बताएगा ना कि इस मोबाइल से कुछ कनेक्शन, क्या कनेक्शन आया? हाँ, तो उस टाइम तो बताया तो नहीं है, सबको सील करके ले गए। इधर गब्बू सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। ताजा छापेमारी में 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं और अब तक 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर भी छापेमारी हुई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 70 लाख रुपए बरामद की खबर है कि छापेमारी में 70 लाख रुपए बरामद किए गए और अब तक करीब 1.5 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। तो गब्बू सिंह पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस कनेक्शन को दिखा रहे हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई और किस तरीके से अधिकारियों के साथ सांठगांठ गब्बू सिंह के थे और कैसे ये कनेक्शन जुड़ते हुए निवेश की तरफ बढ़ता है, ब्लैक मनी होते हुए, और ये कैसे व्हाइट हो जाता है। ये सारी चीजें इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। छापेमारी में 70 लाख रुपए बरामद हुए थे, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 अक्टूबर को गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर छापेमारी हुई थी। गोविंदा कंस्ट्रक्शन का जो दफ्तर है वो भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, जहां पर छापेमारी की गई थी और अब तक 1.5 करोड़ बरामद किए जा चुके हैं। और गब्बू सिंह केस में अब तक क्या क्या हुआ यह भी जानिए। 14 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। जब 14 अक्टूबर को गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई थी, तो वो तारीख थी 14 अक्टूबर की, जब गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। घर और होटल पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। बोरिंग कैनाल रोड में गोविंदा कंस्ट्रक्शन है जहां पर छापेमारी की गई। पटना के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में भी छापा पड़ा। गब्बू सिंह के पार्टनर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर की छापेमारी में 50 लाख रुपए की कैश बरामद किए गए। लाखों के गहने, बैंक लॉकर्स, करोड़ों के निवेश का खुलासा हुआ। 15 अक्टूबर को गब्बू सिंह के अकाउंटेंट के घर छापेमारी हुई। गब्बू सिंह के मामले की आयकर जांच लगातार होती रही। आयकर की टीम ने 40 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया और जो सीनियर IAS, सीनियर IPS से गब्बू सिंह के संबंध रहे हैं, IAS IPS का काला धन गब्बू सिंह की कंपनी में लगा। गब्बू सिंह ने टैक्स चोरी के लिए फर्जी कंपनी बनाई। 17 अक्टूबर को गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर छापेमारी हुई और आयकर की छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। गब्बू सिंह आयकर के शिकंजे में है और वो JDU अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी हैं। ऐसे में इस मामले में सियासत होना स्वाभाविक है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गब्बू सिंह के मामले में ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS IPS ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह।
और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेनलैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ, जिसमें जदयू के 2 शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था, उस मेनलैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग जिसके अंतर्गत कौन थे मंत्री जब बिहार के विकास आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आयकर विभाग की छापेमारी पर जमकर सियासत हो रही है। सुशील मोदी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार भी किया है। अप्रत्याशित नहीं है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में यह अनुमान लगाना आना शुरू हो गया था कि इस तरह की कार्रवाई होनी है, लेकिन हमारा कहना है कि कार्रवाई जो जांच है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी वो कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के उपरांत ही फैक्ट सामने आएंगे कि इसमें किसकी संलिप्तता है और किसकी संलिप्तता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी लगातार वक्तव्य दे रहे हैं, उनके वक्तव्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि वो कितने व्याकुल और व्यग्र है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। देवी मंदिर पर हमले की खबर है। देवी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है, यह खबर मुजफ्फरपुर से है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देवी मंदिर पर हमला किया है, उपद्रवियों ने देवी की मूर्ति तोड़ डाली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर, जहां उपद्रवियों ने देवी की प्रतिमा को तोड़ा है। क्यों तोड़ा है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन देवी मंदिर पर हमले की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने देवी मंदिर में प्रवेश करके मूर्ति को तोड़ा है और देवी की मूर्ति तोड़ी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहां के लोग जो हैं काफी गुस्से में हैं और खासकर उस मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन लोगों की तलाश कर रहे हैं और पुलिस अपनी जांच कर रही है। बाढ़ से बड़ी खबर है, अतमलगोला में टला है हादसा। जी हां, NH-31 पर एक बड़ा हादसा टल गया। उस्मानपुर में बेकाबू हुआ वाहन और बाल बाल बची है लोगों की जान। सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी है। NH-31 पर क्या हुआ, यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो NH-31 पर एक बड़ा हादसा टला है। उस्मानपुर में बेकाबू वाहन, बाल बाल कुछ लोग बचे हैं। आप देख पाएंगे इस तस्वीर में किस तरीके से 20 सड़क पर चलती गाड़ी सीधे रोड के नीचे उतरती है और किसी तरह बैलेंस संभालते हुए वो गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने वहां से हटकर अपनी जान बचाई, फिर वो देखने के लिए आगे आए कि कौन लोग थे इस गाड़ी में। और पीछे से एक बस भी आ रही थी जिसे आप देख पाएंगे, तो बस की भी रफ्तार यहां पर धीमी हुई। उस्मानपुर में बेकाबू वाहन हुआ और कुछ लोग की जान बाल बाल बच गई। छपरा का दियारा इलाका शराब माफियाओं के लिए सेफ जोन बन गया है। डोरीगंज से लेकर रिविलगंज तक दियारा में शराब माफिया जगह जगह शराब निर्माण का काम कर रहे हैं, जिनको रोकने में पुलिस नाकाम है। हालांकि पुलिस की कोशिश जारी है। पुलिस शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रही है, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। हमारा ये भी प्रयास होता है कि जो जिस जगह पर इस तरह के कारोबार होते हैं वहाँ जिस चीज़ों से उनको हेल्प मिलता है वो चीज़ें भी वहाँ से हटाई जाए। साथ ही साथ न केवल उन लोगों को जो कि वहाँ भट्टी लगा करके काम करते हैं, बल्कि उनके पीछे कौन लोग हैं उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। और सुपौल से बड़ी खबर, जहां डेंगू से एक शख्स की मौत हो गई है। राजस्थान का रहने वाला था मृतक, डेंगू से मौत हुई है। हरदी गांव में उसका ससुराल था। 12 दिन से डेंगू से वो पीड़ित था। सदर अस्पताल में उसकी मौत हो चुकी है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डेंगू से एक शख्स की मौत हुई है। सुपौल से बड़ी खबर है और बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो राजस्थान का रहने वाला था और अपने ससुराल आया हुआ था। उसका ससुराल हरदी गांव में था और 12 दिन से डेंगू से वो पीड़ित था। सदर अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई और तबीयत बिगड़ने के बाद ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो पेशेंट गैस्पिंग में था, वो हमको ट्रीटमेंट करने का भी मौका नहीं दिया। ऑक्सीजन लगाए और ऑक्सीजन लगाने के तुरंत और सब दवाई हम लिखे थे, जब तक सब दिया जाए तब। मुंगेर में डेंगू का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया। दरअसल भागलपुर में एलाइजा जांच के लिए भेजे गए 52 डेंगू संभावित मरीजों में 50 के जांच रिपोर्ट
पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 134 हो चुका है, जबकि वर्तमान में केवल सदर अस्पताल और जीएनएम स्कूल में बने डेंगू स्पेशल वार्ड में 32 डेंगू संभावित मरीज हैं, जबकि पूरे शहर में यह आंकड़ा लगभग 150 के पार जा चुका है। जीएनएम स्कूल में बनाए गए नवनिर्मित तत्कालिक डेंगू वार्ड का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में अब डेंगू की जो स्थिति है वो काफी ही दयनीय हो गई है। आलम यह है कि एलिजा टेस्ट तथा स्थानीय अस्पताल में जो टेस्ट हुए हैं उसके बाद लगभग ये जो आंकड़ा है 200 से ज़्यादा हो गया है। ऐसे में अस्पताल मैनेजमेंट अब जो है बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, नए डेंगू वार्ड बनाए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जीएनएम स्कूल के जो नवनिर्मित तत्काल डेंगू वार्ड है उसमें बनाए गए। यहाँ पे 50 बेडों की जो है व्यवस्था की गई है और व्यवस्था के बाद ही 27 पेशेंट जो है यहाँ पे वो एडमिट हो गए हैं। एडमिट पेशेंटों को आप देख सकते हैं कि सभी को मच्छरदानी दिया गया है, उनको सलाइन की व्यवस्था की गई है, उनके एक एक अटेंडेंट जो है यहाँ पे है। हालांकि अस्पताल में भी 7 बेडों का डेंगू वार्ड है जो नाकाफी था। उसके बाद जितने भी निजी क्लिनिक में हैं पेशेंट वहाँ जाने लगे, जिसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने इस बात का डिसीजन लिया कि नए डेंगू वार्ड बनाए जाएं। उसके बाद जो जीएनएम स्कूल में हुआ डेंगू वार्ड बनाए गए। साथ में डॉक्टर भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। हाँ जी, मैं डॉक्टर अनूप हूँ। तो अभी क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्था तो आप जैसा बताए और देख भी रहे हैं कि बेड्स का इंतजाम कर दिया गया है, और भी ज़रूरत होगी तो और भी बेड्स का इंतजाम होगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।